हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र की वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेकर आया हूं। ये 100 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से एक जबरदस्त फायदा होता है। फायदा दोस्तों ये होता है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं सब उसी के अंतर्गत आते हैं। और जो आपके अति लघु क्वेश्चन होते हैं ये भी सब कवर हो जाते हैं। इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये भी इसमें आ जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो आपका तैयार होता ही है इसमें। यानी हर टाइप के प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो कितने सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें वहीं जाना चाहिए जहां ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। साथ साथ में मैं आपको तैयार भी करवा दूंगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे यहाँ पे पूछा जाता है। आइए मैं आपको रिव्यू एक बार दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न दे सकते हैं कैसे हर साल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है बोर्ड का, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं तो मैं आपको बता दूं एक सच्चाई बोर्ड की कि जो भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधा सीधा नहीं पूछे जाते हैं। वो थोड़ा सा आपको ऐसे घुमा देगा, ठीक है, घुमा देगा। देखिए, आपको जाना एक ही जगह पे, चाहे सीधा जाए या घूम के जाए, जाना एक ही जगह पे है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता है, वो थोड़ा सा घुमा देगा और फिर इसके बाद जो है उसी में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि मैं तो तैयार करके ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो दिक्कत हो जाती है। उसी में आंसर वही होता है, बस थोड़ा सा घुमा देता है। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। वही देखिए, मैंने यहाँ पे कितनी बार क्वेश्चन जो रिपीट करके पूछा गया था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप एक बार रिव्यू देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये इस प्रकार से जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ, विद फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, अच्छे कंटेंट के माध्यम से मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, आइए बात करते हैं और हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से पहले क्वेश्चन से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, आसियान से क्या आशय है? आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2020 में 24 में पूछा गया है इस प्रकार से क्वेश्चन। और फिर उसी क्वेश्चन को अथवा करके अलग सेट में पूछा गया था, दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान की क्या भूमिका है ये बताना है। और फिर इसके बाद जो है आसियान का उद्देश्य क्या है ये क्वेश्चन पूछ लेगा और इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। घुमा फिरा के देखा जाए दोस्तों वही आंसर होगा, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो यहाँ पे आंसर वही होगा, दिक्कत नहीं होगी। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का क्या उद्देश्य है, इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 में, 24 में, 22 में पूछा गया क्वेश्चन। अब आइए उत्तर की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डिटेल जान लेते हैं कि आखिर आसियान है क्या। ठीक है, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो ये जो है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं इन्हीं का एक संगठन बनाया गया है। इन्हीं देशों का एक क्या है, एक गुट है, एक संगठन है और ये संगठन मिलकर काम करते हैं। जैसे आपका एक ग्रुप होता है दोस्तों का, दोस्तों के ग्रुप में कुछ लोग होते हैं, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, है ना। तो ये ग्रुप जो होता है एक क्लोज दोस्त होते हैं, उसमें हर किसी के सुख दुख में साथ देने का काम करते हैं। कहीं पे आना जाना हो कहीं पे आते जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो दोस्त हमेशा आपके सामने रहते हैं। आपके सामने का मतलब आपके सुख दुख में देने वाले होते हैं, गुट में आपके रहते हैं। ठीक है, चाहे आप गलत करिए या सही करिए लेकिन गुट में आपके रहते हैं। वही यहाँ पे है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनका एक संगठन बनाया गया, एक गुट बनाया गया है कि इन देशों में कोई भी अगर आपत्ति विपत्ति होती है तो सभी देश मिलकर काम करेंगे, इसलिए गुट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके दोस्त के ऊपर कोई एक संकट आ गई, कोई किसी ने उसको मार दिया, तो आप क्या करेंगे, सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं, फिर बदला लेने की सोचते हैं। वही बात यहाँ पे एक गुट बनाया गया दोस्तों। ठीक है, अब ऐसे समझ जाइए। अब इसके बाद इसका डिटेल और समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका पूरा नाम समझ लेते हैं ताकि जो है आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आसियान इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, हिंदी में इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में इसका पहले पूरा नाम लिखेंगे। इसका पूरा नाम इंग्लिश में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से हो जाएगा आपका एसोसिएशन, और एस से हो जाएगा आपका साउथ, और ई से हो जाएगा ईस्ट, ए से हो जाएगा एशिया, और नियन से हो जाएगा नेशन। यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ
ईस्ट एशिया नेशंस। इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी जो एशियाई के राष्ट्र हैं उनका एक संगठन बनाया गया है, एक गुट बनाया गया है, ताकि जो है उन पर कोई भी समस्या होती है तो समस्या का समाधान वो गुट मिलकर अपना कर लेती है। ठीक है, यही इसमें बात है। अब आइए बात करते हैं इसके आगे पॉइंट। अब यहां से आपका जो मेन पॉइंट है वो शुरुआत होता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है, जैसे कि बहुविकल्पी में पूछ लेगा, ठीक है, आपके अति लघु क्वेश्चन में पूछ लेगा आसियान क्या है, आसियान का उद्देश्य क्या है, या फिर आसियान की स्थापना कब की गई थी ये पूछ लेगा। तो 8 अगस्त 1967 में, ध्यान रखिएगा 8/8/1967 में इसकी स्थापना, यानी 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे 6-7 है, ठीक है, 6-7 ध्यान रखेंगे, लास्ट में 6-7 है, क्रम वाइज है 1967, तो 8/8/1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। आप महसूस करिए कि आप करिए कि ईसिया, ठीक है, आप ऐसे करिए, ट्रिक से याद करिए, थोड़ा सा याद हो जाएगा। ईसिया, ईसिया का मतलब सिया नाम कोई लड़की है, आप उसे कह रहे हो ईसिया जकराता करेगी। क्या करेगी, माता जी का जगराता होता है भैया, आप जानते होंगे, सुने होंगे, तो जकराता करेगी। तो ईसिया जकराता मतलब इंडोनेशिया क्या है, जकार्ता, जकार्ता इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे है, इसमें कुल देश कितने हैं, तो कुल देशों की जो संख्या वो 10 देश इसमें है। ठीक है, 10 देश हैं, और कौन कौन से देश है उसको समझेंगे उससे पहले यहाँ पे नोट पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, जैसे कि आसियान का सबसे बड़ा जो देश है वो इंडोनेशिया है, क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल जनसंख्या में आसियान का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जवाब होगा आसियान का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी जकार्ता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आसियान का सबसे छोटा देश अगर पूछ ले तो क्षेत्रफल में सिंगापुर सबसे छोटा देश है, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार से ये मानचित्र है, और यहाँ पे आप भारत देख पा रहे होंगे। ठीक है, भारत के बाद यहाँ से जो ये पूरा का पूरा देश है, ये वाले देश, इसी को आसियान कहते हैं, और यही आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, तो आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ये दिशा जानते होंगे, दिशा, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, और इधर वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो दिशा है, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है इसके बीच का। ठीक है, और इसके बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो साउथ ईस्ट वाले पार्ट हैं, यही दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये वाला देश तो भारत के दक्षिण पूर्वी में आते हैं, तो इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया के नाम से ये देश जाने जाते हैं। ठीक है, आइए इनको डिटेल में और समझते हैं। इस फिगर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 देश आपके सामने दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे ये म्यांमार है। ठीक है, भारत के पूर्वी राज्य के बाद म्यांमार शुरू होता है, और म्यांमार जो है यहाँ से आपका ये म्यांमार देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके बाद थाईलैंड है, म्यांमार के बाद थाईलैंड है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला जो है देश कंबोडिया है। ठीक है, और फिर जो ये ऐसे लंबे में यहाँ तक आया है, ये है आपका भैया वियतनाम। ठीक है, वियतनाम है, और फिर इसके नीचे आप यहाँ देख पाएंगे ये है आपका मलेशिया छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे ये छोटा सा, यहाँ पे सबसे छोटा सा यहाँ पे सिंगापुर है, सबसे छोटा सा सिंगापुर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो इसके बाद जो है ये पूरा यहाँ से लेकर ये जो है आपका ये इंडोनेशिया है, इतना जो है पूरा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा है। इसके बाद जो है यहाँ पे बुरनेई दारुसलाम है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे तो ये आपका जो है फिलीपींस है, और ये जो है एक छोटा सा देश यहाँ छोड़ गया था, लाओस। ठीक है, इस प्रकार से 10 देश इसमें हैं। अगर आपको मैपिंग में इंटरेस्ट है, मैपिंग जानते हैं थोड़ा बहुत, अगर बना देंगे तो कसम गंगा मैया की भैया पूरा का पूरा 10 में 10 नंबर मिलेगा। 10 में 100% बता रहा हूं, 10 में 10 मिलेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ जो है आपको अच्छे से आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा बना देंगे मैपिंग ना, तो समझ जाइए कि जो है आपको 10 में 10 नंबर कोई माइक लाल काट नहीं सकता है, अगर आप सही तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है आसियान का, क्यों बनाया गया उद्देश्य इसका, मतलब क्यों बनाया गया था आसियान गुट, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट देखिए,
क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिए। भाई जो गुट बनाए गए थे उसमें गुट इसलिए बनाया गया था कि हमें पहले आपस में ही मतभेद नहीं करना है, अपने दोस्तों में ही बैर नहीं करना है। जब अपने दोस्तों में ही बैर कर लेंगे तो फिर भाई दूसरा तो अटैक कर ही देगा ही। जब अपने घर में ही लोग लड़ेंगे तो बाहर वाला तो मारेगा ही, है ना। इसीलिए पहले अपने हम जो आसपास के क्षेत्र हैं पहले वहां पे लड़ाई ना करें, वहां पे शांति बनाए रखें। वहां पे शांति और सुरक्षा बनाने के लिए आसियान देशों ने एक गुट बनाया, पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, आसियान देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जो आसियान के गुट बनाए गए हैं, आर्थिक विकास का मतलब ये है अगर कोई देश कमजोर है तो दूसरा देश उसका मदद करेगा ताकि वो भी विकास कर सके। तो इसीलिए इनकी स्थापना की गई, इनका विकास किया गया और फिर ये आर्थिक विकास की जो है प्रगति पे आगे बढ़े, ठीक है। अगला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन देना। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का मतलब ये है कि अपने हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपने समाज के लोग होते हैं और जो समाज के लोग होते हैं अपनी उनकी अलग अलग संस्कृति हो। जैसे भारत है तो भारत में इतने बड़े समाज में, इतने बड़े देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं और उनका एक अपना संस्कृति होता है, सभी संस्कृति को अपनाया जाता है। ऐसे ही उन देशों में जो आसियान के सदस्य हैं उनके समाज में जो भी संस्कृति होती है उसको बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहन देना। ये नहीं कि उनकी संस्कृति को दबा देना, ऐसा इस गुट का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आगे देखिए चौथा पॉइंट, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अध्ययन को बढ़ावा देना। यानी अगर कोई बच्चा दूसरे देश में जाके पढ़ना चाहता है उन आसियान गुट में तो आप वहां जाके पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी देश को आपत्ति नहीं होगी। इस तरह से जब एक देश के बच्चा दूसरे देश में जाके पढ़ेगा तो वहाँ पे अलग शिक्षा मिलेगी और अध्ययन का बढ़ावा मिलेगा, लोग विकसित की श्रेणी में आएंगे क्योंकि शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों लिखेंगे, कृषि व्यापार तथा उद्योग में परस्पर सहयोग देना। जो भी सहायता हो सके, चाहे कृषि से संबंधित हो चाहे व्यापार से संबंधित हो, उसमें हर देश मतलब जो गुट वाले देश हैं आसियान के वो एक देश दूसरे देश की मदद करेंगे, ठीक है। ऐसे समझ जाएंगे दोस्तों, आराम से लिख पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे, बहुत समझाने वाले मिलेंगे, बहुत पढ़ाने वाले को मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको वही चीज बताएंगे जो वहां पे किताब में लिखा हुआ है। मैं आपको ऐसी चीज समझा रहा हूं जो आप रिलेट कर पाए। जैसे कृषि है, कृषि के बारे में आप क्या नहीं जानते हैं, यहाँ पे जैसे भारत में कृषि होती है ऐसे उन देशों में भी कृषि होती है। तो जो देश में कृषि हो रही है वो अन्य देशों में जो कृषि हो रही है उसको बढ़ावा देना, आपस में कृषि को मिलाना और फिर इसके बाद जो है विकास करना। ये उन गुटों का, ये वो आसियान देशों का एक उद्देश्य है, एक मुख्य काम है वहां पे, ठीक है। और परस्पर सहयोग स्थापित करना एक दूसरे का, ये पॉइंट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और शोध आदि की सहायता से जो है सहायता प्रदान करना। कोई देश जो प्रशिक्षण करते हैं, जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका सहायता प्रदान किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई रिसर्च कर रहा है तो उसकी टेक्नोलॉजी लेकर अपना उपयोग करें, बाकी जो है सब कुछ खत्म कर दें, तो ये ना हो पाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे देश के लोग होते हैं, लेकिन आसियान में है कि प्रशिक्षण जो शोध है उसको सहायता प्रदान करना है कि उसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी काम क्या है आसियान की, कार्य या भूमिका बात एक ही होता है, चाहे कार्य बताएं या भूमिका बताएं बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में शांति और प्रेम की भावना को वातावरण पैदा करना इनका मुख्य काम होता है। लगभग उद्देश्य से ही आपको मिलता जुलता यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि उससे रिलेटेड है और उद्देश्य ही जाके आगे काम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 15 वर्षों के अंदर दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी है, दक्षिण पूर्वी एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास करना। यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया गया कि आगे 15 वर्षों में हमें एक ऐसा काम करना है कि जो एशिया में जो देश हैं उनमें मुक्त व्यापार मतलब कि भाई फ्री में व्यापार हो, और फ्री व्यापार मतलब ये कि जो टैक्स देश दूसरे देश में लगता है वो फ्री हो जाए, जिससे जो है वस्तु की कीमत जो है ज्यादा ना हो। टैक्स लगता है इसलिए वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाती है, यही कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य साझा बाजार का जो है स्थापना करना। साझा बाजार का मतलब ये है कि जो देश हैं आसियान के वो एक देश दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं, बाजार अपने जो भी बाजार सामान है उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उनका उद्योग व्यापार जो भी प्रक्रिया होती है बाजार से संबंधित वो सब अपना सकते हैं, तो ये उनका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आसियान के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना, वही पॉइंट आसियान का जो उद्देश्य है यहीं पे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। ये
सब उनका जो है मुख्य काम होता है, ताकि कोई भी देश उसमें उनको बाहरी देश जो है हस्तक्षेप ना कर पाए। चीन, जापान जैसे बड़े देशों से बचाने के लिए सुरक्षा रणनीति का जो है काम करना। जैसे चीन है, हमेशा जो है दूसरे देश पर जो है उनके संसाधनों पर नज़र होती है और उनको कब्जाने की जो है कोशिश करता है। ऐसे जापान भी, ये दोनों तो अपने आप में सक्षम देश हैं, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो देश होते हैं उनको आपस में मिलाने का काम करते हैं अपने में। ऐसे ही यहाँ पे दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं उसमें छोटे छोटे देश हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं तो सोचते हैं कि इसको हम कब्जा कर लें, ये इनके संसाधन को छीन लें। तो इस प्रकार से इनको बचाने के लिए सारे देश जब इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, और जब एकता में शक्ति हो जाएगी तो भैया ये सब जो देश हैं वो थोड़ा दूर हटना शुरू कर देंगे। ये इसमें काम हो जाएगा, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद तो बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्क या आसियान में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, जब आएगा ना तब आपको एहसास होगा कि काश उस टाइम पे पढ़ लिया होता। लेकिन अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे ना तो समय आएगा दोस्तों जब आपके पास समय नहीं रहेगा समझने के लिए। अभी समय है, समझ जाइए, तो समय आपको बहुत जल्दी उस मुकाम पे पहुंचा देगा जिस मुकाम की तलाश है। दोस्तों समझ नहीं पा रहे हैं, समय आएगा, लेकिन जब वक्त नहीं रहेगा आपके पास, समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सार्क का उद्देश्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। या दक्षेश से क्या समझते हैं, ये दक्षेश है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है दक्षेश, इसे हिंदी में दक्षेश कहते हैं। दक्षेश से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया ताकि आपको एहसास हो कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है। उत्तर वही होता है लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, इनको भी फिगर के माध्यम से अच्छे समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सार्क, दक्षेश या जो है इन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं सार्क, और हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, इन्हें ऐसे हिंदी में दक्षेश के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हेडिंग बना लेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। इसका पूरा नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी में लिख दीजिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में आप जरूर याद करिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अभी हम लोग बात किए थे कि उसमें जो दक्षिण पूर्वी एशिया के संगठन थे उन्हें आसियान कहते हैं। यहाँ पे जो दक्षिण एशियाई देश हैं उन्हें हम सार्क के नाम से जानते हैं। ये दो अंतर है, एक तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया है उसे हम आसियान कहते हैं, एक तरफ दक्षिण एशिया है उसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, और उसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना की बात करें, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, 8 दिसंबर 1985, ध्यान रखेंगे। और इसकी मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। बात करें इसमें जो कुल देश के, तो 8 देश हैं, और नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों आपसे कि 8वां देश जो है वो कौन सा है और कब शामिल हुआ। तो 8वां देश भैया अफगानिस्तान है, ये 2007 में साथ देने आ गया, 2007 में साथ देने आ गया। ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए कि 2007 में अफगानिस्तान साथ देने आ गया। पहले 7 देश थे, लेकिन जब साथ देने आ गए तो कितने हो गए, 8 देश हो गए, ठीक है। उन 8 देशों की बात करें तो आपके सामने यहाँ पे ये देश हैं जो 8 देश हैं, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। ये 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। अब ऐसे ही आसियान के हैं और ऐसे ही सार्क के हैं। अब मैं आपको एक कला बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिक ये है दोस्तों कि जिससे आपको देश याद करना है, तो यहाँ पे देखिए यस बेबी माल पाने हैं। आप ट्रिक से याद करिए, थोड़ा फनी ट्रिक है। यस बेबी माल पाने हैं, तो यस से हो जाएगा दोस्तों आपका श्रीलंका, एस से हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। और बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, और अगले बी से हो जाएगा भूटान, और आई से हो जाएगा आपका इंडिया, और माल मतलब मालदीव हो जाएगा। पाने, यहाँ पे पाने में 2 हैं, एक तो हो जाएगा आपका पाकिस्तान पासे, और ना से हो जाएगा आपका नेपाल। इस प्रकार से आप इस ट्रिक को देख सकते हैं। यस कमला दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे श्रीलंका, और बी कमला हो जाएगा एक बांग्लादेश, ए कमला अफगानिस्तान, और दूसरे बी कमला भूटान, और आई कमला इंडिया, और माल मतलब मालदीव हो जाएगा, और पा से पाकिस्तान हो जाएगा, और ने से नेपाल हो जाएगा। यस बेबी माल पाने हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं, फ्रेंड ट्रिक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इन देशों की, तो इन देशों का लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आप भारत का साम्राज्य दे सकते हैं, लंबा चौड़ा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे खुरापात
जो पाकिस्तान है, इसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस प्रकार से क्रमवार आप देख लीजिए। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे नेपाल आप देख पा रहे होंगे, और ये है भूटान, और फिर यहाँ पे ये बांग्लादेश। ठीक है, नीचे 2 देश आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे श्रीलंका और बगल में यहाँ पे मालदीव है। मालदीव और श्रीलंका दोनों समुद्र में है, और ये भारत के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। सीमा साझा का मतलब कि भारत के साथ टच बॉडी नहीं करते हैं, मतलब कि सटे हुए नहीं है, ये समुद्र में है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब एक ट्रिक में और आपको दोस्तों बताता हूं, बहुत ही कमाल का है। देखिए, अगर आप आसियान का याद कर लेते हैं, ठीक है, अगर आसियान का याद कर लेते हैं तो आप आसियान का उद्देश्य और कार्य आप सार्क में भी लिख सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, आप जो है आसियान का चाहे याद कर लीजिए, चाहे सार्क का याद कर लीजिए, दोनों का उद्देश्य या कार्य याद कर लीजिए, दोनों में फिट कर सकते हैं। अगर इस दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आसियान का याद कर लिए है ना, तो सार्क में भी ऐड कर सकते हैं। अगर सार्क का याद है तो आसियान में भी ऐड कर सकते हैं। गलत नहीं होगा, क्योंकि हर देशों का एक ही उद्देश्य होता है कि भैया शांति समझौता बनाए रखें, आपसे में जो है उद्योग व्यापार करते रहें, कोई देश दूसरा देश पे अटैक ना करे। ये सब पूरी प्रक्रिया हर गुट का यही उद्देश्य होता है। हर दोस्तों का जो गुट होता है ना, यही उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार से अपने दोस्तों में प्रेम भावना बने रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कोई बाहरी अटैक करता है तो उस पे जो है उसको भी मारना है, अटैक करना है, ऐसी प्रक्रिया करनी है। तो यहाँ पे जो ये देश है ना, इनका उद्देश्य यही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा तरीका और बता दे रहा हूँ, जब पेपर में कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखे, तो आप ऐसी ट्रिक और अपनाइएगा। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बता रहा हूं। पहला ये है दोस्तों इसमें कि यहाँ पे जो मैंने ट्रिक लिखा है सार्क का उद्देश्य में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं: सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, तकनीकी उद्देश्य, भौगोलिक उद्देश्य। इस प्रकार से ये पॉइंट लिख के आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, सार्क आसियान वाले में। और आसियान का पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ का पॉइंट वहां ऐड कर सकते हैं। गलत नहीं होगा दोस्तों, 100% गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके बारे में? सामाजिक अर्थ उद्देश्य में लिखेंगे कि जो गुट होते हैं या दक्षिण जो एशियाई के संगठन देश हैं, इन देशों का उद्देश्य होता है कि समाज में जो लोग होते हैं इनका भला हो, समाज के हितों के लिए काम किया जाए। तो इसमें क्योंकि सामाजिक उद्देश्य में क्या समाज के बारे में कहेंगे, आर्थिक उद्देश्य में हम अर्थ के बारे में कहेंगे, यानी उद्योग जो व्यापार होते हैं, एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होते हैं वो व्यापार अच्छे से हो, ताकि जो है आर्थिक सहायता लोग प्राप्त कर सके। ठीक है, और आर्थिक मदद लोगों को दिया जा सके। यहाँ पे समाज के बारे में, तो समाज के बारे में लिखेंगे, आर्थिक के बारे में, अर्थ के बारे में, धन के बारे में, पैसे के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे संस्कृति है तो उनके संस्कृति के बारे में लिखेंगे। जैसे भारत में अपनी संस्कृति है, पाकिस्तान की अपनी अलग अलग संस्कृति है, श्रीलंका की अपनी अलग संस्कृति है। जैसे पाकिस्तान में कई सारे इंडिया में, भारत में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। अब भारत का अपना कोई संवैधानिक धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इस्लाम धर्म है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, तो उनका एक अपना धर्म है। लेकिन भारत में कोई धर्म नहीं है, तो अपना उनका एक संस्कृति है, भारत की अपनी अलग संस्कृति है। इस प्रकार से आप इन्हें संस्कृति के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही राजनीतिक उद्देश्य है, तो राजनीतिक उद्देश्य में लिखेंगे कि जब राजनेता एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो प्रेम समझौता बढ़ेगा, आर्थिक सहायता, सामाजिक समझौता, राजनीतिक समझौता अच्छे से हुआ वो होगा वहां पे। इस प्रकार से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, 100% गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही तकनीकी के बारे में लिखेंगे कि वहां की जो तकनीकी है दूसरे देशों में तकनीकी में लेकर जाएं ताकि वहां के लोग विकास कर सके, ऐसे लिख सकते हैं। फिर भौगोलिक उद्देश्य है, भौगोलिक उद्देश्य में लिखेंगे कि जो वहां का वातावरण है, वहां का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ऐसा विकास करना चाहिए कि एक देश दूसरे देश पे कोई भी पर्यावरण प्रदूषण की जो है समस्या उत्पन्न ना हो। ऐसे सेंटेंस को लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% सही होगा दोस्तों, और जेन्युइन तरीका आपको बता रहा हूं लिखने का। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो कल आपको समझ में आएगा, लेकिन उस टाइम पे वक्त नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्षों के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख लीजिए अपने हिसाब से क्वेश्चन कैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से दोस्तों रिपीट करके पूछा गया है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जो है आपसे कई प्रकार से पूछेगा, बस आपको समझना कि इसका आंसर क्या होगा। 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया था। और भारत पाकिस्तान के संबंध विस्तार से चर्चा कीजिए, भारत पाकिस्तान संबंध की वर्तमान स्थिति पर वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के कुछ संबंध के बारे में बताएंगे। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भारत पाकिस्तान संबंध और इसके बारे में लिखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरुआत से ही जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 में देश के विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बन गया। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से मैं नीचे आपको समझाऊंगा कैसे विवाद बना था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब अंग्रेज छोड़कर भारत जा रहे थे, तो 47 में जब विभाजन हुआ 1947 में देश का, तो उसी टाइम पे उधर से मुस्लिम जो है भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे, उधर से हिंदू भारत में आ रहे थे। तो ये जो है ज्यादातर पंजाब और बंगाल में ये दोनों राज्य थे, ये ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ से बांग्लादेश में जा रहे थे और बांग्लादेश के हिंदू कुछ लोग पश्चिम बंगाल की तरफ भारत में आ रहे थे। ऐसे ही पंजाब में जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे और जो पाकिस्तानी हिंदू थे वो पंजाब की तरफ, भारत की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पे ज्यादा जो प्रभावित राज्य थे ना, जो ज्यादा दंगा हुआ था वो पंजाब प्रांत में और बंगाल प्रांत में हुआ था ये दंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही यहाँ बताया गया है कि विभाजन के बाद दोनों देश के बीच में तनावपूर्ण रहा। और दूसरी बात है, कश्मीर मुद्दा भी सबसे बड़ा विवाद बन गया, क्योंकि जब अंग्रेज जा रहे थे यहाँ से, तो अंग्रेजों ने कहा था जितने रजवाड़े शासन है वो रजवाड़े शासन अपनी स्वेच्छा से जो है, चाहे वो भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं, या अपना स्वेच्छा से अपना राज्य संभाल सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो है, थोड़ा सा मैं आपको महसूस करा दूं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ क्या था। इस प्रकार से माने जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे जो है जब वहाँ पे राजा थे, राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे। तो यहाँ पे जो है जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान 47-48 में यहाँ पे चाइना जो है, यहाँ पे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इनके सेना ने अटैक कर दिया था। तो यहाँ पे इतना क्षेत्र जो है ये इन्होंने कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। फिर भारत ने मदद किया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे इतना लाइन खींचा गया। ठीक है, और इसी को LOC लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे भी फिगर के माध्यम से और मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कश्मीर जो मुद्दा था ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इस विवाद ने कई युद्ध और सीमा को झड़प को जन्म दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच कई बार शांति की कोशिशें की गई हैं, जैसे कि शिमला समझौता में 1972 में हुआ था, इसमें भी कोशिश किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की बस यात्रा 1999 में उन्होंने शुरू किया था, लेकिन 1999 में ही कारगिल युद्ध हो गया था। ठीक है, आतंकवाद, सीमा पर तनाव, आपसी अविश्वास, इन प्रयासों के लंबे समय तक असफल होने नहीं दिया। भारत तो चाहता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और लोग प्रेम से रहें, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते हैं, और पाकिस्तान की जो वहां पे सेना है वो नहीं चाहती है, पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती है। आगे है, आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है सामान्य नहीं है, लेकिन शांति और विवाद के जरिए समस्याओं को हल करने की कोशिश जारी रहती है। दोनों देशों के बेहतर संबंधों से न केवल दक्षिण एशिया में शांति होगी, बल्कि लोगों के जीवन में सुधार भी आएगा। ये है आपसी समझौता क्या संबंध है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कितने हुए थे इसको समझते हैं। तो सबसे पहला 47-48 में जो युद्ध हुआ था वो पहला कश्मीर को लेकर हुआ था। ठीक है, अब कश्मीर मुद्दा क्या है आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, यह युद्ध कश्मीर मुद्दे पर हुआ था जब पाकिस्तान ने कबाइलियों को सैनिकों के जरिए कश्मीर पर हमला किया था। इस युद्ध का परिणाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा अर्धविराम की घोषणा की गई और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान के कब्जे, जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है, उसके रूप में जन्म हुआ। अब फिगर के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या बताया गया है। आप देख पा रहेंगे ये जो है जम्मू कश्मीर है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर ये स्थिति है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो ये क्षेत्र है ये चाइना ने पाकिस्तान ने क्या किया है, कब्जा किया है, और इसी कब्जे को LOC लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसी को LOC लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है POK, जिसे बोलते हैं POK, इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, 1962 में जो है चाइना के साथ 1962 में युद्ध हुआ था और चाइना ने इतना क्षेत्र ये कब्जा कर लिया था। ठीक है, और ये जो है 1963 में क्या जो है देख सकते हैं, 62 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था भारत और जो है चाइना का, तो 1963 में चाइना ने जो है इतना गिफ्ट कर दिया था भैया ये जमीन, इतना ये देख पा रहे हैं, इतना जमीन 1963 में जो है चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था। हमारा ये जमीन चाइना को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने, ये देख पा रहे हैं, ये रेड वाला है, तो ये भी जो है इतना क्षेत्र ये 1963 में चाइना को जो है चाइना को गिफ्ट कर दिया था जो है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर का ये स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इस प्रकार से जो है आगे बढ़े तो यहाँ पे एक और युद्ध होता है 1965 में, ये भी कश्मीर को लेकर ही होता है। यह युद्ध भी कश्मीर के मुद्दे पर लड़ा गया था।
पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ करवाई थी और भारत पाकिस्तान के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। युद्ध की जो है अंत ताशकंद समझौते के साथ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसी जो है ये बार बार हरकत होती रहती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं पीओके, इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं पीओके। ठीक है, ये पीओके है और सीओके है। ये सीओके मतलब पीओके का मतलब होता है पाक एक्युपाइड कश्मीर और ये होता है चाइना एक्युपाइड कश्मीर, चाइना के कब्जे वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका अगला युद्ध होता है 1971 में। 1971 में होता है, ये काफी भयानक युद्ध होता है। यह युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर हुआ था और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से पर जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आप जब देश का बंटवारा हुआ था तो देश का बंटवारा दो प्रकार से हुआ था। यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान और यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में हुआ था। ठीक है, तो पूर्वी जो पाकिस्तान के लोग थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान, इन दोनों में मतभेद चलता था और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इनके साथ गलत व्यवहार करते थे, मतभेद की भावना रखते थे। अपने ही भाई के साथ मतभेद कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा भाई नाराज हो गया और फिर यहाँ पे दूसरा भाई जब नाराज हो गया तो भारत से मदद मांगता है और भारत करता है मदद और फिर होता है एक नए देश का जन्म। 1971 में एक नया मुल्क बनता है, उसका नाम है देश बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे 1971 में एक नया देश आता है, वही यहाँ पे युद्ध हुआ था 1971 में। तो एक नया देश आता है कब? 1971 में, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस चलाई थी कि बस के माध्यम से लोग भारत से पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान से भारत में आएंगे और ये मित्रता की भावना बनी रहेगी। लेकिन पीछे से जो है उन लोगों ने कारगिल पर युद्ध कर मतलब कारगिल पर जो है अटैक कर दिया। तो भारत की सेना आप देख पा रहे फिगर में कि कैसे भारत की सेना पहुंचकर वहां पे उनको मार के खदेड़ दी थी। ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे कि यह युद्ध कारगिल क्षेत्र में हुआ जहां पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना सफलतापूर्वक उन्हें धकेल दिया और युद्ध में भारत की बड़ी जीत हुई थी। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। और यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो है ये देख पा रहे ये कारगिल है और जो पाकिस्तान की सेना थी यहाँ पे कारगिल तक जो है पहुंचाई थी और कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट है इसमें। इस प्रकार से फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझ जाएंगे और थोड़ा सा फिगर अगर आप इंडिकेट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत बेहतरीन नंबर दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट और ध्यान रखेंगे। पॉइंट ये है कि इन युद्धों के अलावा दोनों देश के बीच कई बार सीमावर्ती झड़प भी हुए हैं, तनाव भी हुए हैं, लेकिन इनमें से 4 सबसे बड़े युद्ध जो है मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे पॉइंट में। तो आगे का पॉइंट है इसमें तो नहीं है, बस आप इतना देख लीजिए। ऐसे ही भारत पाकिस्तान के संबंध हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है आप इसको लिख सकते हैं कि किस प्रकार से तनावपूर्ण रहते हैं और कैसे हमेशा आतंकवादी खतरा होता रहता है, घुसपैठ की बात होती रहती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आंसर को प्रजन कर सकते हैं दोस्तों। फिगर के माध्यम से अगर आप प्रजन करेंगे तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा नंबर यहां से आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए।